नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर हैं सबकी नजरें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, साथ ही साथ कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। जदयू के साथ सीट समझौते के ऐलान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। भाजपा 121 और जदयू 122 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एक संयुक्त प्रेस वार्ता में एनडीए ने कहा, विकास के नाम पर मांगेंगे वोट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विरोध प्रदर्शनों के लिए शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करना स्वीकार्य नहीं। अदालत ने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल तक नहीं किया जा सकता कब्जा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक की जमानत याचिका खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य में सरकार के प्रमुख के तौर पर 20वें वर्ष में किया प्रवेश। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की ली थी शपथ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी के कुशल, प्रभावी और सुधारवादी प्रशासन की सराहना की। दो 2021 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके ने ई पलानीसामी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार किया घोषित। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 11 सदस्यीय संचालन कमेटी का किया गठन। फ्रेंच ओपन में आज शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच खेलेंगे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। इससे पहले 12 बार के चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल ने सेमीफाइनल में बनाया स्थान। अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन से होगा सामना। और शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। और बात बिहार चुनाव की। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनावों का वक्त नजदीक आता जा रहा है, राज्य में सियासी रंग, सियासी जो पारा है वो भी चढ़ने लगा है। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 27 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वहीं कल एनडीए ने भी विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया। एनडीए ने कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने सीटों का ऐलान कर दिया। समझौते के तहत जदयू 122 सीटों पर और भाजपा 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बिहार चुनाव में अब एनडीए का हिस्सा नहीं होगी। बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने यह साफ कर दिया है कि सीटें चाहें जिसकी भी ज्यादा आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उसकी भी बैठक इस वक्त नई दिल्ली में चल रही है। चुनाव समिति की ये दूसरी बैठक है। पहली बैठक सोमवार को हुई थी। इस बैठक में तय हुआ था कि कांग्रेस के मौजूदा विधायकों को दोबारा से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इसके पहले अविनाश पांडे की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी सिफारिश केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दी है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र हैं और हमारे साथ दूसरे सहयोगी अजय विक्रम सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह के इनपुट्स, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि इस वक्त जो है वो कांग्रेस की जो मंत्रणा समिति है, जो इसको लेकर जो डिसाइड करेगी किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके हवाले से? जानते हैं कि एक तरह से देखें, अब जब नामांकन के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, पहले चरण का जहां तक सवाल है, और कल तक ही
नामांकन किया जा सकता है। पहले चरण में जो बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसके लिए अब नामांकन काफ़ी देखें तो नेताओं का जोर पकड़ रहा है आज और कल। हम जानते हैं कि कल देर रात बीजेपी की तरफ से 27 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई उसमें 5 महिला उम्मीदवार हैं, कई युवा चेहरा को मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी उस लिस्ट में जगह मिली है जिसमें पहले चरण में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में एक संतुलन दिखता है बीजेपी के पहली उम्मीदवारों की सूची में। श्रेयसी सिंह जो स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उनकी बेटी हैं, पुतुल सिंह पूर्व सांसद की बेटी हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं, उन्हें बीजेपी ने जमुई से चुनाव मैदान में उतारा है। और बीजेपी और जेडीयू के बीच जो समझौता हुआ था कि 122 और 121 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ेगी, उसमें से जो हम पार्टी है उसको 7 सीटें जेडीयू ने दिया है। और अब ये खबर आ रही है कि बीजेपी अपने कोटे से जो सीटें देने तय हुई थी वीआईपी पार्टी को मुकेश सहनी की, उसको 6 सीटें देने पर एक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है और इसका औपचारिक ऐलान जल्द किया जा सकता है आज ही। तो ऐसे में अब ये आप मान सकते हैं कि 115 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू और 7 सीटों पर हम और 6 सीटों पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे में ये एक तरह से आप कहें एनडीए की तरफ से तस्वीर पूरी तरह से साफ है। हम जानते हैं कि पहली सूची जो है बीजेपी की उसका ऐलान कर दिया गया और पहली सूची में जो नाम है वो सारे के सारे पहले चरण वाले हैं। तो यानी पहले चरण की कमोबेश देखें तो सभी उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिए हैं। जो कुछ वीआईपी को सीटें दी जानी है बस उनका ही केवल इंतजार है। तो एक तरह से तस्वीर पूरी तरह से साफ हो रही है। इस बीच ये जरूर है कि कुछ ऐसे बीजेपी के नेता जो दरअसल जिन सीटों पर दावा जता रहे थे और वो उन बीजेपी के कोटे में सीटें नहीं आई, तो ऐसे में एलजेपी की तरफ गए हैं। इसमें एक प्रमुख नाम है राजेंद्र सिंह जो संगठन मंत्री भी रहे हैं झारखंड में, वो बीजेपी छोड़कर लोजपा का दामन थाम चुके हैं। तो इस तरह से कुछ दल बदल की भी अब खबरें आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि कल तक पहले चरण को लेकर जो तस्वीर है वो काफी हद तक साफ हो जाएगी। एक बात और शैलेंद्र की, जिस तरह से बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी हैं उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है उन्होंने कि चाहे कोई भी पार्टी कितनी भी सीट लेकर आए, अगर जदयू और बीजेपी की बात करें, कोई भी पार्टी कितनी भी सीट लेकर आए, लेकिन जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो नीतीश कुमार ही है। देखिए ये सफाई देने की जरूरत इसलिए पड़ी चूंकि बार बार हम जानते हैं कि मीडिया के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही थी। बिहार में भी इस बात को लेकर चर्चा थी और जिस तरह से लोजपा जब लोजपा ने कहा कि वो एनडीए में बनी रहेगी, जेडीयू के अगुवाई में वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, तो ऐसे में दरअसल ये स्पष्ट करना एक तरह से बीजेपी ने जरूरी समझा कि बिहार में वही एनडीए गठबंधन में है जिसको नीतीश कुमार नेतृत्व के तौर पर स्वीकार है, नहीं तो ऐसे कोई भी दल या किसी भी नेता को एक तरह से जगह नहीं है। तो ये एक तरह से बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए बीजेपी जेडीयू हम और वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रहा है और ऐसे में जिन्हें नेतृत्व स्वीकार नहीं है उस पार्टी को कोई जगह नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि हम जानते हैं कि लोजपा की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि बीजेपी से उन्हें कोई एक तरह से दिक्कत नहीं है और बीजेपी के खिलाफ वो उम्मीदवार भी नहीं उतारेंगे। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि कुछ सीटों पर जहां लोजपा के वरिष्ठ नेताओं की दावेदारी है, ऐसी 1-2 सीट उस पर एक तरह से फ्रेंडली फाइट की हालात बन सकते हैं। यानी जिन सीटों पर लोजपा के वरिष्ठ नेता विधायक रह चुके हैं या फिर पूर्व विधायक हैं, तो ऐसे में कुछ 1-2 सीटें ऐसी हैं जिसमें राजू तिवारी का नाम है, जिस पर हो सकता है कि जहां जो बीजेपी कोटे की सीट है उस पर एक आध जगह पर हम देखें कि लोजपा भी अपने उम्मीदवार उतार दे। लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि लोजपा जिन बीजेपी कोटे वाले सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लोजपा लगातार ये कह रही है कि दरअसल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को एक तरह से आगे ले जाते हुए सामने रखते हुए बिहार फर्स्ट के नारे के साथ ये चुनाव लड़ रही है। लेकिन हम जानते हैं कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री के फोटो का अगर इस्तेमाल एनडीए के अलावा कोई और
बिहार एनडीए के अलावा कोई और दल करता है तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी। तो सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनाव आयोग को लिखा जा सकता है बीजेपी की तरफ से कि सिर्फ एनडीए के जो घटक दल हैं बिहार में वही सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो का इस्तेमाल करें। तो एक तरह से बीजेपी की तरफ से स्पष्टता कर दी गई है। बहुत कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बहुत सारी बातों पर एक तरह से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि बिहार में दरअसल नीतीश कुमार की अगुवाई में ही अगली सरकार बनेगी, चाहे जेडीयू को कम सीटें आए या बीजेपी को ज्यादा सीटें आए या कोई भी हालात हो, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, बहुत ही स्पष्ट हो गई है, स्थिति स्पष्ट हो गई है। लेकिन कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है? कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो इस वक्त चल रही है, ये दूसरी बैठक है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय विक्रम इस वक्त लगातार अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है उसके हवाले से? देखिए असीम, अभी जो चुनाव समिति की बैठक चल रही है उसका लक्ष्य ये है कि आज जो पहले चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की कम से कम घोषणा कर दी जाए। हालांकि जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें 25 प्रत्याशियों के नाम पर सहमति हो गई थी, लेकिन कुछ सीटों पर विचार विमर्श चल रहा था, फाइनल नहीं हो पाया था। इस वजह से जो लिस्ट है वो नहीं निकल पाई। आज पहले फेज के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ इस बार कांग्रेस के लिए स्थिति यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था महागठबंधन के साथ। इस बार 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इस लिहाज से कांग्रेस को उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का चयन करना, उनको लड़ाना और जो गठबंधन की जो स्थितियां हैं उसको ज़मीनी स्तर पर आकलन करना, इसलिए इसमें विलंब हो रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कल अंतिम दिन है नामांकन का। उस लिहाज से जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी सभी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। कम से कम नाम की घोषणा करने में कांग्रेस अभी फिलहाल पीछे है। आज नाम की घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक पहले हो चुकी है अविनाश पांडे की अध्यक्षता में। जो सभी सीटें हैं 70 सीटें, उस पर विचार भी हो चुका है और केंद्रीय चुनाव समिति को उन्होंने सभी नामों की लिस्ट दे दी है। लेकिन जैसा हम कांग्रेस के संविधान के अनुसार जानते हैं कि सीईसी अंतिम फैसला करती है। आज के बाद फिर आज की मीटिंग के बाद जो अगले फेज हैं उनकी भी मीटिंग होगी और प्रत्याशियों के नाम को तय किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय विक्रम और शैलेंद्र, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, और वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने एमपी से 28 सीटों और तेलंगाना की 1 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। और अब बात ताजा खबर की। और ताजा खबर में बात शाहीन बाग की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि विरोध प्रदर्शन के लिए शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करना स्वीकार्य नहीं है और इस प्रकार के स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता है। सीएए विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ दायर याचिका पर शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इन प्रदर्शनों के कारण कई महीनों तक राष्ट्रीय राजधानी के शाहीन बाग इलाके में एक सड़क बाधित हो गई थी। अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि शाहीन बाग इलाके से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। विकास, जिस बात को लेकर बहुत सारे हलकों में इस बात की चर्चा उस वक्त हो भी रही थी कि आखिर ये इसको दिल्ली पुलिस क्यों नहीं हटा रही है, इसको हटा देना चाहिए, तो कि आम जनजीवन, जो आम लोग हैं, बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए। और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने आज दोहराया कि ये जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, उस पर कब्जा करना ये अस्वीकार्य है। कैसे देखा जाए इस कमेंट को? असीम, बिल्कुल देखिए, जहां तक शाहीन बाग का मामला है तो अब ये फैसला जब आया है तब तक तो वो बात ही खत्म हो चुकी है, वहां से लोग हटाए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जो सार्वजनिक जगह हैं, खासतौर से जो रास्ते हैं, उस पर आप अनिश्चित काल के लिए धरना नहीं दे सकते। और वहां पर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ ये भी आइडेंटिफाई ना हो पाए कि कितने लोग हैं, ना लोगों की पहचान हो पाए, ना कितनी संख्या है ये पता हो, और आप एक रास्ते को रोक के रखें, तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त में आया है कि जब वो मामला खत्म हो चुका है, लेकिन ये
आज का फैसला आगे के मामलों में जरूर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को एक अधिकार देगा, एक ताकत देगा। असीम, एक छोटी सी बात यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दिया है, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तब सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद दिल्ली पुलिस को तुरंत लोगों को हटाने के लिए नहीं कहा था। इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरलॉक्यूटर्स अपॉइंट किए थे कि वो लोग जाकर के लोगों को समझाएं, बात करें, लेकिन कोई उसका नतीजा निकला नहीं था उस वक्त, कई दौर की बातचीत के बाद भी। और फिर वो हमने देखा कि काफी दिनों बाद जाके वहां से हटे जब कोरोना का पूरा मामला फैल गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने, हालांकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था उससे पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा था कि आप कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश थोड़ा देर से आया है, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आगे के मामलों में इस आदेश की नजीर लेकर के पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इसका मतलब ये भी निकाला जाए विकास कि आने वाले दिनों में अगर कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई सार्वजनिक जगह वो ना हो, जिस तरह की जो दिक्कतें हैं वो लोगों को ना हो, जो उसके लिए डेजिग्नेटेड जगह हैं जहां कि आप जाके विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ताकि आपके उस प्रदर्शन से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। इसका भी ख्याल रखना होगा उन लोगों को। बिल्कुल असीम, यही आज के फैसले से जो हासिल हुआ है वो यही हासिल हुआ है कि अब आगे कम से कम पुलिस इस तरह के मामले को लेकर कोर्ट ना पहुंचे और खुद कार्रवाई करे, क्योंकि कोर्ट ने एक तरीके से दिल्ली पुलिस पर भी सारी बात छोड़ दी और ये कहा कि आपको कोर्ट तक रुकने की जरूरत नहीं थी, आपके पास अधिकार है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो कम से कम जो दिल्ली पुलिस और बाकी राज्यों में पुलिस हैं उनको एक अधिकार मिल जाएगा आज के फैसले के बाद कि अगर अनुमति नहीं ली गई है और कहीं सार्वजनिक जगह या रास्ते को बाधित किया जा रहा है तो वो कोर्ट के फैसले, सुनवाई का इंतजार ना करे और उचित कार्रवाई समय पर करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले से संबंधित ड्रग्स की आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, अन्य दूसरे आरोपियों दीपेश और सैमुअल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी। हालांकि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और बासित परिहार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दरअसल रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश श्रीतर इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। योगेश, ये जो जमानत मिली है रिया चक्रवर्ती को, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, क्या कुछ कारण है? मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा, आप हमें समझाएं क्या कुछ वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से रिया को जमानत मिल गई है। देखिए असीम, जो एनसीबी ने जिस तरह जब गिरफ्तारी की थी तो सबसे पहला ग्राउंड ये था कि एनसीबी ने कस्टडी की मांग रिया चक्रवर्ती के मामले में नहीं की थी। वहीं अगर बाकी आरोपियों की बात करें तो उनके विषय में कस्टडी की मांग की गई थी। ये एक बहुत बड़ा जो है शुरुआती पॉइंट था जिसको कि कोर्ट ने भी सुना। दूसरा था कि जो सेक्शन, जो धाराएं लगाई गई थी एनडीपीएस एक्ट की 27A, इस पे लंबा आर्गूमेंट चला था। उस दिन जो है कुछ दिनों पहले जब पूरा सबमिशन हुआ था सभी पक्षों की तरफ से, तो पूरे दिन इस विषय पर आर्गूमेंट चला था कि क्या 27A इसके लिए एप्लीकेबल है। कई तीखे सवाल भी जस्टिस की तरफ से कोर्ट में किए गए थे, जिसको काफी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है रिस्पॉन्ड किया गया था अलग अलग पार्टियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात से बहुत हद तक कन्विंस हुआ कि जो चार्जेस, जो सीवियर चार्जेस 27A का लगाया गया है, उस मामले पे ये पूरा केस जो है वो खड़ा नहीं होता है। तीसरा ये था कि एनसीबी ने कहा था कि जो पूरा ड्रग का सिंडिकेट है उसकी ये एक्टिव मेंबर जो है रिया चक्रवर्ती हैं। इस बात को कितना कोर्ट ने माना है ये पूरा जजमेंट का जब कॉपी आएगा तो पता चल पाएगा। लेकिन एक चीज जो है वो बहुत साफ हो गई कि जो जिस तरीके से एनसीबी ने कस्टडी नहीं ली थी रिया चक्रवर्ती की, रिया चक्रवर्ती के पास से, जैसा कि डिफेंस एडवोकेट शुरू से कहते आए कि उनके पास से जो है वो बरामदगी जो है रिया चक्रवर्ती के पास से नहीं हुई है। और रिया चक्रवर्ती की तरफ से यह भी बार बार कहा जा रहा था कि जो ड्रग्स की क्वांटिटी है, चूंकि एनडीपीएस एक्ट में क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, अगर क्वांटिटी स्मॉल है या क्वांटिटी कमर्शियल है, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। और चूंकि वो क्वांटिटी कम थी तो इसको लेकर जो है वकील, जो डिफेंस से बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि ये केस को जानबूझ के बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ यहाँ पे लगाया गया है जो कि इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए जो है आज जजमेंट आया है। हालांकि इस जजमेंट के बाद जो है बचाव पक्ष के वकील जो है उन्होंने कहा है कि वो काफी खुश हैं और जो पूरा जिस तरीके से उनका शुरू से कहना था कि ये बेसिकली विच हंट की तरह से पूरी कार्रवाई की गई है अलग अलग एजेंसियों की तरफ से। लेकिन अगर एनसीबी की तरफ से बात करें तो देखिए जो केस है, इस केस में कई सारे आर्गूमेंट जो है एनसीबी की तरफ से भी बॉम्बे उच्च न्यायालय में दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि जो ड्रग्स है ये जनरली जिस तरीके से हम देखते हैं मर्डर केस है या डकैती है या जो भी बड़े क्रिमिनल केसेज हैं
हैं, उन्होंने जो एसजी थे अनिल सिंह, उन्होंने आर्गुमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि जो ड्रग्स है वो इन सब जो क्रिमिनल मैटर्स है उससे ज्यादा सीवियर है, क्योंकि मर्डर डकैती ये जहां कुछ लोगों को प्रभावित करता है, वही ड्रग्स जो है पूरे सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को भी कोर्ट ने ध्यान में रखा है, इसीलिए जो जमानत दी गई है कई शर्तें लगाई गई है। मसलन की सबसे पहली शर्त यह है कि रिया चक्रवर्ती बिना कोर्ट की अनुमति से कहीं बाहर नहीं जा सकती है, उनका पासपोर्ट जो है वो जो है कोर्ट के पास रहेगा और वो जो है वो पुलिस के पास रहेगा और वो बिना कोर्ट की अनुमति से बाहर नहीं जा सकती है। दूसरी शर्त यह है कि 10 दिनों तक उनको जब रिहाई होगी तो 10 दिनों तक उनको लगातार पुलिस थाने में जाकर उनको रिपोर्ट करना होगा। और तीसरी जो है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती को जमानत के लिए जो है 1 लाख रुपए की राशि भी जो है वो कहा गया है वो सबमिट करने के लिए। तो कुल मिलाकर सशर्त जमानत दी गई है, लेकिन वहीं पे सोबिक चक्रवर्ती जो कि उनके भाई है उनको जमानत नहीं दी गई है। अब्दुल बासित परिहार जो कि कथित तौर पर ड्रग पेलर था उनको जमानत नहीं दी गई है। हालांकि 3 लोगों को जमानत जो है वो दी गई है, जिसमें कि रिया है, शेमुल मिरांडा है और दीपेश सावंती है, 3 लोग हैं जिनको आज जमानत दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए मुंबई से। और अब कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य में सरकार के प्रमुख के तौर पर 19 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले गुजरात और फिर देश के शीर्ष नेतृत्वकर्ता के रूप में 20वें साल में प्रवेश करने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक आलेख लिखा है। और आलेख की शुरुआत में उन्होंने लिखा है, 7 अक्टूबर 2001 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिन नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और 7 अक्टूबर 2001 का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि इस दिन नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर उन्होंने कभी भी सरकार के प्रमुख के रूप में चुनाव नहीं हारा। ये बार बार उनकी लोगों के विश्वास को जीतने की उनकी क्षमता को बताता है। नड्डा ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बिजली क्षेत्र में सुधार कर राज्य के हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई और अब प्रधानमंत्री के तौर पर हर गांव और हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। साथ ही 2003 में वाइब्रेंट गुजरात निवेशक शिखर सम्मेलन शुरू कर दुनिया भर के निवेशकों के बीच प्रसिद्ध हुए। इसी तरह प्रधानमंत्री के रूप में देश में रिकॉर्ड एफडीआई को सुनिश्चित किया। गुजरात मॉडल के तहत अर्ध शुष्क क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास के कारण राज्य ने कृषि में बंपर वृद्धि देखी। उसी तरह प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने दशकों बाद किसानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। साथ ही देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बालिकाओं को बचाने और उन्हें शिक्षित करने के पीएम मोदी के प्रयास को काफी सराहना मिली है। ये गुजरात के उनके कन्या केलवानी कार्यक्रम का विस्तार है। भाजपा अध्यक्ष ने अपने आलेख में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रत्येक प्रमुख योजना के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं, चाहे वो स्वच्छता हो, ग्रामीण विद्युतीकरण हो, सभी के लिए आवास, सभी के लिए पीने योग्य पानी या किसानों की आय दोगुनी करनी हो। उन्होंने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया। साथ ही सब्सिडी की प्रचलित राजनीतिक संस्कृति को छोड़ लोगों को अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित किया ताकि गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल सके। साथ ही जेपी नड्डा ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जो एक गुजराती होते हुए उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी अपील कभी भी जाति, समुदाय, वर्ग और क्षेत्रीय विचारों के बंधन में नहीं बंधी और वे भारत की महानता के उद्देश्य के लिए पूरे देश के लोगों को एकजुट करते हैं। आलेख के अंत में पीएम मोदी को दूरदर्शी और कर्मठ बताते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि उनके पास एक देश के लिए विशाल दृष्टि है और उसे हासिल करने के लिए सटीकता और दृढ़ता भी है, जो उनके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा भी करने में सहायक होगा। और इस आलेख के और क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ मतलब हैं, हमारे साथ
एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर बात कर लें या फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, उनके इस 19 साल या मैं कहूँ 20वें साल में वो प्रवेश कर रहे हैं, उनकी जो यात्रा रही है, राजनीतिक यात्रा, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप कैसे देखते हैं? असीम जी, प्रधानमंत्री का अगर आप पॉलिटिकल जीवन देखेंगे या उससे पहले भी जब वो एक संगठन के महामंत्री के रूप में बीजेपी में काम किए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने उनको कई दिनों से मैंने उनको रिपोर्ट किया है। जब वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे तब से लेकर मैं जो देख रहा हूँ, ऐसा कभी एक दिन नहीं था जहाँ पे वो विश्राम करके कहीं बैठे हो, आराम कर रहे हो, कुछ ना कर रहे। तो शुरू से लेकर उनमें ऐसा ही है, भाई कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। ये लगातार जो जिस बात को उन्होंने 2019 के इलेक्शन के समय पे इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए चैलेंज मैं ही हूँ, मैं कभी बैठता नहीं है, मैं जो भी जितना हो गया ठीक है, आगे भी कुछ करना है। ये जो उनके अंदर जो ड्राइव है, ये सेल्फ ड्राइव, अपने आप वो गोल सेट करते हैं, अपने आप जितना कामयाबी हुई है उससे ज्यादा करना है, कुछ नई चीजें करनी है, जो चीजें बदलना है उसको करना है। वो कभी बैठे नहीं है। बार बार यही कहते थे कि जब भी हमने देखा पिछले 2014 में जब प्रधानमंत्री बनके भी आए, तब भी वो यही कह रहे थे कि मुझे अगर इतनी विरोध है कुछ शक्तियों की तरफ से, कोई सिस्टम में अगर भी कहीं भी विरोध है, उसका कारण यही है मैं समझौता नहीं करता जी। मतलब जहां चीजें बदलनी है उसको बदलना ही है। अब बैठ नहीं सकते क्योंकि देश रुक नहीं सकता, और देश के वासी वो काफी वेट कर चुके हैं, 60 साल से वेट कर रहे हैं। तो उनके अंदर ये जो ड्राइव है, मुझे लगता है ऐसा ड्राइव मैंने किसी राजनेता भी नहीं देखा है। बिल्कुल, मतलब ठीक है, पंडित नेहरू के बारे में भी कहीं कहा जाता था, इंदिरा जी के बारे में भी कहीं कहा जाता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये जो अपने आप को चैलेंज करते रहना हर पल पे, ये मुझे लगता है कि अपने आप पे बहुत खासियत है। वही कारण है कि आज हमने 6 साल में जितना सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में जो चेंजेस हमने देखे, कभी पहले नहीं देखे। और हर बार आप देखेंगे अगर कोई उपलब्धियां हो गई है, ऐसा नहीं है कि वो बैठ जाते हैं तब तक बात, वैसे नहीं करते, कहते हैं कि भाई आगे सोचो क्या करना। अगर आप केवल एक प्रगति जैसा जो कार्यक्रम उनका है, जो पीएमओ में बैठकर हर महीना जो रिव्यू करते हैं, क्या क्या कैबिनेट डिसीजन हुआ, उसका आगे क्या हुआ है, मतलब ऐसा कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं किया। तो इनकी जो एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस को लेकर ये दिल्ली आए, वो है एक मुख्यमंत्री की नाते जो गुजरात में रहे। और उन्होंने कहा भी था, शेखर जी, जब वो आए थे 2014 में प्रधानमंत्री, पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मेरे लिए दिल्ली और यहाँ की गलियां, राजनीतिक गलियां बिल्कुल नई थी, मैंने यहाँ के लोगों से सीखा है, बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। बिल्कुल, और उनके लिए अगर कोई चीज अगर शौक हुआ होगा, मैं जो मानता हूँ कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, कि वो यही कहे कि मैं जानता था यहाँ गहरे, मतलब गड्ढे काफी है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतनी गहरे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा वो काला धन का मामला हो, या बैंक का पैसा फिर मतलब वसूल करने की बात हो, या टैक्स जितने इवेजन हो रहे थे उसको रोकने के लिए हो, या करप्शन, बड़े करप्शन, बिग टिकट करप्शन को उस पर कार्रवाई करना हो, हर क्षेत्र में आप देखेंगे उन्होंने ऐसा फैसला लिया जो कठिन फैसला है। आप पठानकोट जैसा, उसके बाद जो जवाब हमने दिया, जो बालाकोट स्ट्राइक का, वो सोच लीजिए, या आज हमारे बॉर्डर पे खास करके जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो स्थिति बनी है, उसको जिस तरह मुकाबला हम कर रहे हैं, हमारी सेनाएं कर रहे हैं, और उसके पीछे जो इच्छा शक्ति है और जो क्रिया शक्ति है, मुझे लगता है वो अपने प्रधानमंत्री की जो अंदर अपने आप सेल्फ कमिटमेंट, ये कमिटमेंट उनकी हो सकता है इतनी जरूरी ना हो। ये हमेशा कहते हैं मैं कुछ लोगों को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, चीजें बदलने के लिए आया हूँ। ये बार बार हमेशा वो खुद को याद करते रहते हैं कि भाई मुझे कुछ करना है, ये मैंडेट बदलाव के लिए है, ये मैंडेट बैठने के लिए है। क्योंकि अगर ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके चलाते, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में भी इतना उनके प्रति इतना ऑपोजिशन भी ना होता। इतनी ऑपोजिशन का काम, ये जो ऑपोजिशन का भी एटीट्यूड इसीलिए है क्योंकि ये खुद बैठते ना सरकार को बिठाते और करते रहते, जिसमें ऑपोजिशन को भी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल। और जिस मैंडेट उन्होंने 2014 में लेके आया,
उसके बाद भी अगर कोई प्रधानमंत्री को इतना बड़ा मैंडेट मिला हो 2019 में लगातार बैक टू बैक, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड का कारण मुझे लगता है कि मोदी जी का पर्सनैलिटी, मोदी जी का लीडरशिप, मोदी जी का कमिटमेंट और मोदी जी का जो कार्य स्टाइल, जो जिस तरह वो अपनी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जिस फंक्शनिंग में मुझे नहीं लगता पिछले 6 साल में इन्होंने एक दिन, एक मोमेंट के लिए उन्होंने पूरा रेस्ट करके बस बहुत हो गया ऐसे कभी बोला है। और दूसरी बात शेखर जी कि आपने तो डोमेस्टिक और जिस तरह से देश में जो नीतियां उन्होंने लागू की और जिस तरह देश को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, वो तो सब हम देख पा रहे हैं, लेकिन इनके कुशल नेतृत्व में, एक लीडरशिप में जो भारत की जो अहमियत, जो वैश्विक जो पटल है उस पर जिस तरह से बढ़ी है, वो भी काबिल तारीफ रही है। बिल्कुल, आप देखिए आज अगर हम भारत को, अगर विश्व में एक दो नजर बदला है, जिस तरह आज वर्ल्ड जो जितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो जिस तरह इंडिया को देखते हैं, वो अपने आप बहुत चेंज हुआ है। आज हमारी देश में एक बड़े सीरियस पार्टनर के रूप में लेते हैं। कल ही हमने देखा टोक्यो में जिस तरह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये चारों के जो विदेश मंत्री मिलकर जिस तरह स्ट्रेटेजी बना रहे थे, ये देखिए अब इंडिया का मतलब एक सुपर पावर के रूप में पहले भी होते थे, पहले भी वर्ल्ड हेल्थ ऑफ स्टेट मीटिंग होते थे, लेकिन आप लगातार देखेंगे जहां पे ग्रुप ऑफ 7 का हो या ग्रुप जितने भी विश्व में जितने मीटिंग्स हुए, समिट मीटिंग्स हुए कोरोना काल से पहले, उसमें देखेंगे हर बायलैटरल मीटिंग हो या मल्टीलैटरल मीटिंग हो, इंडिया को बहुत सीरियस रूप में देखा जाता था कि इंडिया का जो क्षमता है, इंडिया का जो पोटेंशियल है, उसको डेवलप करने में, उसको पूरा एक्सप्लॉइट करने में एक सरकार आई है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। ये सीरियसनेस आप देख रहे हैं सब जगह है। और आज चाइना भी देखिए, चाइना भी मानता है कि भारत इतना लाइटली आप नहीं ले सकते। बिल्कुल। पाकिस्तान को तो पता चल गया कि पिछले 6 साल में क्या हुआ है, कि उनकी जो रवैया अगर उस तरह करते रहेंगे तो उसकी परिणाम क्या होगा, उनकी अच्छी जवाब मिली है। तो मतलब टेररिज्म के मामले में भी हो, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में हो, या आप बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, काफी सालों से जो प्रॉब्लम चले आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं मुझे चीजों को टालने की पसंद नहीं है कि वे टालते रहो, कुछ लटकाते रहो। वो हर काम को चाहते हैं कि फटाफट हो, जो एक डिसाइसिव जो एक्शन है वो लेने की कोशिश करते हैं वो, और उसमें सफल भी लगातार हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल शेखर जी की, जिस तरह की उनकी कार्य पद्धति, जो कार्यशैली, जो संस्कृति रही है काम करने की, चूंकि बीजेपी और एनडीए की बात अगर हम करें और उसके अलावा जो विपक्षी पार्टियां, अगर हम देश की बात करें, विपक्ष को भी किस तरह की सीख लेनी चाहिए, अगर मैं ये आपसे पूछूं, क्योंकि जो कार्य संस्कृति, चूंकि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको लोगों ने चुना है कि आप देश के भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए आप काम कीजिए, इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उससे कुछ सीखने की जरूरत है। तो आपकी नजर में जो विपक्ष है आज की तारीख में, किस तरह की चीजें, किस तरह की बातें देश के प्रधानमंत्री से उन्हें सीखनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है विपक्ष को एक ईमानदारी से अपने रिश्ते को बदलना होगा, क्योंकि विपक्ष का रवैया मैंने देख रहा हूँ कि 2014 में भी जब मैंडेट आया, उस मैंडेट को स्वीकार करने के लिए तैयार थे कि लोगों ने बदलाव चाहे, इसीलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। ये क्योंकि ये मैंडेट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए लगातार आपने देखा है कि विपक्ष का भूमिका धीरे धीरे कम होता गया, और साथ में लोगों के अंदर भी लगा कि ये विपक्ष क्या कर रहे हैं। इसीलिए तो 2019 का जो मैंडेट वही उसी का रिफ्लेक्शन है। देखिए, 2019 का मैंडेट उतना ही रिफ्लेक्शन है प्रधानमंत्री मोदी का लीडरशिप का, जितना विपक्ष के प्रति उनकी कॉन्फिडेंस लेवल कैसे गिरता जा रहा है। बिल्कुल। और आज भी देखिए, जैसे किसान जो बिल लेकर जो चल रहा है, ये बिल को ये जैसे लोगों ने भी कहा है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में पहले था कि भाई फार्मर्स के लिए अल्टरनेटिव मिलनी चाहिए, अपने पैदावार बेचने के लिए अच्छी प्राइस उनको मिलनी चाहिए, और हमारे कृषि क्षेत्र में और कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी है। ये पहले ही सबने कहा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भी भाषण है उसमें, और उनके मैनिफेस्टो में ही था। फिर भी जब पार्लियामेंट में बहस हुआ, हमने देखा कि कांग्रेस का पूरा अलग ये था। मुझे लगता है अगर विपक्ष को ठीक भूमिका अगर प्ले करनी है, तब ईमानदारी से जिस पॉलिसीज को जिसमें सहमति है सरकार को साथ देना, और जहां पे कमियां है तो बता जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आपको हम काम करने नहीं देंगे, हम आपको कुछ बस विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई पॉपुलर पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मैंडेट लेके आएंगे तो काम करेंगे ना।
बिल्कुल। जिस काम, ठीक है, उस काम में कोई कमी है तो आप बताइए, लेकिन आप केवल रुकावट पैदा करेंगे और वो रुकावट में बिना मतलब केवल इसी कारण कि भाई आप मोदी जी क्यों कर रहे हैं, तो इस तरह की बातों में मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक सपोर्ट उनको मिल रही है। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, अभी भी 6 साल के बाद भी प्रधानमंत्री के लिए जो पॉपुलैरिटी है, प्रधानमंत्री प्रति जो कॉन्फिडेंस है, वो बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। जितने ओपिनियन सर्वेज होते हैं कि आज भी अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है उसको कोई सॉल्व कर सकते हैं, पब्लिक के जवाब वही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, समय की हमारे पास इतनी ही कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने विचारों को हमसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी आपका। बढ़ेंगे अपनी दूसरी अहम खबर की तरफ। खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में 8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ताधारी एआईएडीएमके ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर शीर्ष नेतृत्व के बीच चल रही खींचतान की खबरों के बीच एआईएडीएमके ने मुख्यमंत्री ई पलानीसामी पर ही भरोसा जताया है। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया है। राजधानी चेन्नई में आज हुई पार्टी की बैठक के बाद ओ पन्नीरसेल्वम ने मीडिया के सामने इस बात की घोषणा की। इसके साथ ही पार्टी ने चुनावी तैयारियों के लिए 11 सदस्यीय संचालन समिति का भी ऐलान किया है। और अब खबर हाथरस से है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में कथित सामूहिक दुष्कर्म और मौत मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का और समय दिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बुधवार को बताया कि एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का और समय दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को गंभीर बताते हुए यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा की जानकारी ली। हाथरस कांड के पीछे जातीय हिंसा की साजिश रचे जाने का खुलासा होने के बाद मथुरा से 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली से हाथरस जा रहे इन युवकों के संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से है। पुलिस आगे जांच कर रही है। राज्य सरकार ने हाथरस की घटना के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने के निर्देश भी दिए हैं और घटना की सीबीआई जांच की भी सिफारिश की है। और बढ़ेंगे अपनी दूसरी अहम खबर की तरफ। बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे अब सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 57,44,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 85.02% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.55% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 82,203 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। और देश में कोरोना की स्थिति की ताजा स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 84.7% है। दमन, दीव और दादर और नगर हवेली में ठीक होने की दर सबसे अधिक यानी 96.07% है। वहीं 93.8% के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह दूसरे पायदान पर है और 93.4% के साथ बिहार तीसरे स्थान पर है। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की उच्च दर होने के कारण भारत दुनिया भर में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या के मामले में शीर्ष देश बना हुआ है। और वहीं देशवासियों की सुरक्षा के लिए एक तरफ आरोग्य सेतु ऐप में लगातार नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने सुरक्षा कवच पर भी लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस ऐप के अब तक 16 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए दुनिया का ये सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। इसके साथ ही ये दुनिया की उन ऐप की श्रेणी में भी शामिल हो गया है जिसे इतने कम वक्त में इतने ज्यादा डाउनलोड्स किए गए हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां के शोपियां जिले के सुगन इलाके में सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। कल शाम आतंकवादियों के छिपे होने के बारे में मिली सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक खोज अभियान चलाया। उन्होंने आतंकवादियों के छिपे हुए अड्डे का घेराव किया, जहां आतंकवादियों ने भारी मात्रा में गोलीबारी की और जिसके बाद से मुठभेड़ जारी है। ताजा सूचना के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी मार गिराए हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। और अब खबर लद्दाख से। लद्दाख में लेह हिल काउंसिल का छठा चुनाव होने जा रहा है।
अक्टूबर 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहला चुनाव है। कोरोना महामारी के दौरान भी ये पहला चुनाव होगा। लेह हिल काउंसिल में कुल 30 पार्षद हैं, जिसमें 26 मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं और 4 को नामित किया जाता है। लेह हिल काउंसिल का गठन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम 1995 के तहत किया गया था। 28 अगस्त 1995 को हुए पहले चुनाव के साथ ही काउंसिल अस्तित्व में आ गई थी। और अब अर्थ जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। अजय मिश्र हमारे सहयोगी स्टूडियो में आ चुके हैं। अजय नमस्कार। नमस्कार असीम। और जिस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, आरबीआई की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। आज 7 अक्टूबर है, 3 दिन ये बैठक चलेगी और 9 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे कि ब्याज दरों के मोर्चे पर क्या कुछ किया गया है। इस बीच आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई भी हो रही है, जिसमें यह तय किया जाना है कि मोरेटोरियम पीरियड में ब्याज की माफ़ी होगी या नहीं, उस पर निगाहें रहेंगी। बाजारों की बात कर लेते हैं। लगातार तीसरा दिन आज रहा जब शेयर बाजार में तेजी का माहौल दिखाई दिया और हमने देखा कि इस हफ्ते जो तेजी का माहौल शुरू हुआ वो अभी तक थमा नहीं है। और आज तीसरा दिन, जिस तरह से हमने कहा कि आज शुरुआत जो है बाजारों की वो बेहद शानदार रही। 300 अंक से ज़्यादा सेंसेक्स बढ़ा और निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी भी तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बैंक और ऑटो, ऐसा लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित है बाज़ार और इस वजह से जो बाज़ार में तेज़ी का माहौल दिखाई दे रहा है। बाज़ारों में जो तेज़ी है अभी इसके बीच एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है और इस वक्त भी बाज़ार तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई और सरकार ने मंगलवार को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI के तहत मोबाइल उत्पादन के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। और योजना के तहत देसी विदेशी कंपनियों को 11,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा और 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल का उत्पादन होगा। सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने लावा, माइक्रोमैक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, UTL, नियोलिंक्स और ऑप्टिमम जैसी घरेलू कंपनियों के साथ साथ एप्पल की सहयोगी विनिर्माण कंपनी फॉक्सकॉन, हानहाई, विस्ट्रॉन, पेजाट्रॉन, सैमसंग और राइजिंग स्टार जैसी विदेशी कंपनियों के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि इस योजना के तहत 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिलेगी और जबकि इनडायरेक्ट अगर बात करें तो 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। योजना के तहत सरकार के पास 23 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 16 को हरी झंडी दी गई है। PIL योजना को अप्रैल 2020 में सूचीबद्ध किया गया था। इनमें 4 से 6% प्रोत्साहन देने की तैयारी है। उधर रिलायंस रिटेल में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश का फैसला लिया है। कंपनी से 1.2% हिस्सेदारी के बदले ये निवेश किया गया। अभी तक रिलायंस रिटेल में 47,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है। सिल्वर लेक, KKR, जनरल अटलांटिक, GIC और TPG जैसी वैश्विक संस्थानों ने रिटेल वेंचर में निवेश किया है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि जो कंपनी है वो अभी जो 8% से थोड़ा सा ज़्यादा डाइवेस्टमेंट कर चुकी है, हो सकता है 10 से 15% हिस्सा अपनी बिकवाली कर दे। फिलहाल आज अर्थ जगत यानी व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। सीम कि अगर MPC की बैठक होने वाली है तो क्या करें, रेट कुछ कम होने की हम उम्मीद कर सकते हैं? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जो अभी बिजी सीजन है, बिजी सीजन में जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है उसको शायद देखना चाहेगी सरकार। इंटरेस्ट रेट में कमी आई है और पिछले दिनों में जो गिरावट देखी गई है उसका असर फेस्टिव सीजन पर दिखाई देगा। अभी ऐसा लग रहा है कि अनचेंज रहेगा, बट अगर ऐसा कुछ होता है कि ब्याज दरों में कमी आए तो फिर ये एक प्लीजेंट सरप्राइज होगा बाजार के लिए भी और हमारे जैसे ग्राहकों के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। और वैश्विक कोविड स्थिति की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना से 3,60,26,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं 10,53,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से अब तक मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां 77,17,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं 2,15,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है। न्यूयॉर्क में कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी के नेताओं ने हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में व्यवसायियों को बंद रखने और लोगों से सामूहिक समारोहों से दूरी बनाने का आह्वान करते हुए कोरोना के मामलों को कम करने की दिशा में एक योजना की रूपरेखा तैयार की है। और इस बीच WHO के प्रमुख ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन
साल के अंत तक तैयार हो सकती है। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से एकजुटता और राजनीतिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया ताकि वैक्सीन बनने के बाद हर देश में इसका समान रूप से वितरण हो सके। WHO कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी का नेतृत्व कर रहा है, जिसका मकसद 2021 के अंत तक 2 बिलियन खुराक वितरित करना है। अब तक 168 देश कोवैक्स सुविधा में शामिल हो चुके हैं। वहीं इटली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार 31 जनवरी तक आपातकाल बढ़ाने की तैयारी में है। इटली में अक्टूबर के मध्य में आपातकाल की समय सीमा समाप्त हो रही है। आपातकाल लागू करने से देश में सरकार को कई तरह की शक्तियां मिल जाती हैं, जिसमें सरकार इमरजेंसी के तहत कोरोना को लेकर कोई फैसला करने के लिए संसद से इजाजत लेने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में घर से बाहर मास्क पहनना जरूरी होगा। कोरोना से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। इटली में कोरोना वायरस का कहर पिछले 2 महीनों में लगातार बढ़ा है, जहां अब तक कोरोना से 3,30,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वहीं इस महामारी से 36,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार कोरोना से संबंधित सभी प्रतिबंधों को कड़ा करेगी। नए प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने यह कहा है कि बेल्जियम में कोरोना के कारण अस्पतालों में संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि काफी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने का संकल्प लिया, जिसमें एक घर के अंदर 4 से अधिक लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सामाजिक दूरी जैसे नियमों को सख्त किया जाएगा। बेल्जियम में कोरोना से अब तक 1,32,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं 10,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कोविड-19 से संक्रमित हैं, तो ट्रंप के साथ अगले सप्ताह की निर्धारित डिबेट नहीं होनी चाहिए। जो बाइडेन ने कहा कि मैं उनसे बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस और डेमोक्रेटिक पार्टी से उन्हें चुनौती देने वाली सीनेटर कमला हैरिस की बीच डिबेट होगी। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश करते हुए भारतवंशी महिला इस बहस के लिए मंच पर मौजूद होंगी। तुर्की समर्थित विपक्षी लड़ाकों के नियंत्रण वाले उत्तरी सीरिया के एक शहर में मंगलवार को विस्फोटक से लदे ट्रक में किए गए विस्फोट में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग घायल हो गए। तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी एनादोलू की खबर के मुताबिक अलेप्पो प्रांत के अलबाब शहर में भीड़ भरे इलाके में हुए विस्फोट से बहुत क्षति हुई है। खबर के मुताबिक हताहत होने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ब्रिटेन स्थित संस्थान सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हमले में 7 लोग मारे गए हैं, जबकि 32 लोग घायल हुए हैं। खबर बांग्लादेश से है, जहां के नोआखली में एक महिला से हुए सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ कई छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। ढाका के शाहबाग इलाके में कल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। छात्र नेताओं ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में 5 छात्र घायल हुए, जबकि पुलिस ने दावा किया कि छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिया था, जिस कारण झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की और देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे बलात्कार और जुल्म के मामलों को रोकने के लिए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की। ढाका के उत्तरी इलाके से भी प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2 सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जो कि 10 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और अब खेल जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। हमारे सहयोगी अशोक मर्तुलिया स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। अशोक नमस्कार, क्या कुछ है आज अहम खबरें? नमस्कार अश्विन, फ्रेंच ओपन से शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स प्राइम की। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल वर्ग में 12 बार के विजेता रह चुके राफेल नडाल ने जेनिक सिनर को 7-6, 6-4 और 6-1 से आसानी से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहला सेट टाई ब्रेकर तक चला, जिसमें सफलता नडाल के हाथ लगी, लेकिन दूसरे और तीसरे सेट में सिनर नडाल के आगे टिक नहीं सके और मैच हाथ से गंवा दिया। नडाल का अगला मुकाबला शॉर्ट्ज़मैन से होगा। गौरतलब है कि 2 हफ्ते पहले ही रोम मास्टर्स में शॉर्ट्ज़मैन ने नडाल को शिकस्त दी थी। 12वीं वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के डिएगो शॉर्ट्ज़मैन ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। शॉर्ट्ज़मैन ने तीसरी वरीयता प्राप्त डोमिनिक थीम को 5 सेट तक चले मुकाबले में 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 और 6-2 से शिकस्त दी।
अब बात करते हैं महिला वर्ग की। महिला वर्ग में क्वालिफायर अर्जेंटीना की नाडिया पोडोरोस्का ने फ्रेंच ओपन में उलटफेर करते हुए प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। रोलां गैरोस में नाडिया पोडोरोस्का ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए तीसरी वरीयता प्राप्त एलिना स्विटोलिना को 6-2, 6-4 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। नाडिया ओपन युग में फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली क्वालिफायर है। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल के मुकाबले में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना स्पेन के पाब्लो कैरेनो बुस्ता से होगा। लगातार शानदार खेल दिखा रहे जोकोविच का पलड़ा इस मैच में भारी लग रहा है। हालांकि 17 ग्रैंड स्लैम जीत चुके जोकोविच का रिकॉर्ड क्ले कोर्ट पर कुछ खास नहीं है। वे केवल एक बार 2016 में फ्रेंच ओपन का ताज पहन चुके हैं। बात अगर महिला वर्ग की करें तो क्वार्टर फाइनल की चेक गणराज्य की पेट्रो क्विटोवा का सामना जर्मनी की लारा सिगमेंट से होगा। इससे पहले पेट्रो क्विटोवा 2012 में सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी। वहीं लारा सिगमेंट ने फ्रेंच ओपन में पहली बार क्वार्टर फाइनल तक का सफर पूरा किया है। तो स्पोर्ट्स प्राइम में इतना ही फिलहाल। बाकी खबरों के लिए चलते वापस असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने की। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट यानी लाइव प्राइम की। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के टीचर रुद्र राणा अपनी बाइक पर ब्लैक बोर्ड बांधकर छात्रों के घर घर जाकर उन्हें पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर बच्चों को मोहल्ला क्लास दे रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आ सके। अब बताओ कितनी चिड़िया? कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत से अनोखे तरीके अपनाए गए हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर ऑनलाइन क्लासेस हैं। लेकिन दूर दराज के गांवों में कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो इंटरनेट की सुविधा है और ना ही उनके पास मोबाइल फोन है। मजबूरी के कारण जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए छत्तीसगढ़ के एक टीचर ने एक अनोखा तरीका निकाला है ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। बच्चों को भी टीचर का ये देसी जुगाड़ काफी पसंद आ रहा है। आपको दिख पा रहा है ये 20,50,000। ये छतरी एक निशानी बन गई है कि बच्चों को सिखाने का एक नया तरीका हो गया है। और इसका यूज ये है दरअसल कि बारिश हो या धूप हो तो इन चीजों से आराम से छतरी हमको बचाती है। और बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज TLM इसमें हमने रखा है। हिंदी पढ़ाना है तो हिंदी TLM, इंग्लिश पढ़ाना है या मैथ्स पढ़ाना है तो सारे TLM इसमें हम लोग लटका सकते हैं छतरी में। और थोड़ा अट्रैक्टिव है, बच्चे इसको देख के, गाँव वाले देख के उनको भी लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के अध्यापक रुद्र राणा अपनी बाइक पर ब्लैक बोर्ड बांधकर छात्रों के घर घर जाकर उन्हें पढ़ा रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर बच्चों को मोहल्ला क्लास दे रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। ऐसे में सरकारी स्कूल के इस टीचर की काफी प्रशंसा हो रही है। ऑनलाइन क्लास जब स्टार्ट हुआ सर तो हमारे बहुत कम बच्चे जुड़ पा रहे थे, लगभग 15 से 17 बच्चे। फिर हमने शाम को मोहल्ला क्लास स्टार्ट किया मई के फर्स्ट वीक में, तो उसमें 30-40 बच्चे जुड़े। अभी भी लग रहा था 84 बच्चों में बहुत कम बच्चे जुड़ पा रहे हैं। तो इसको मैंने 100% बच्चों की उपस्थिति हो इसके लिए एक तरीका मैंने सोचा कि क्यों ना अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो मैं खुद स्कूल को बच्चों तक ले जाऊं। और फिर इस छतरी में एक छोटा सा वाइट बोर्ड रखा हूं, साथ में एक छोटा सा पुस्तकालय रखा हूं, उसमें कुछ कहानी की किताबें हैं, कुछ पाठ्य पुस्तक किताबें हैं, कुछ TLM रखता हूं। और गली गली जाने से फायदा हो रहा है कि बच्चे संक्रमित होने के खतरे भी बच जा रहे हैं। अलग अलग मोहल्ले के बच्चे अलग अलग जगह बैठ रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात कि टीचर का और बच्चों का एक दूसरे से संपर्क इसमें हो ही नहीं रहा, तो संक्रमण का खतरा बहुत कम है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो किसी कारण से ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। रुद्र राणा ऐसे छात्रों के घर पर पहुंचकर उन्हें पढ़ा रहे हैं। इससे बच्चों को काफी फायदा मिल रहा है। वो अपनी बाइक में ब्लैक बोर्ड, सूटकेस में किताबें, माइक, घंटी और बाइक पर ही बड़ी सी छतरी लगाकर बच्चों को पढ़ाने मोहल्ला क्लास में पहुंचते हैं। पढ़ाई के दौरान वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरी तरह से पालन करते हैं। पढ़ाई में बहुत अच्छा लग रहा है। सर जी रोज आते हैं यहाँ पढ़ाकर, फिर दूसरे मोहल्ले में चल देते हैं, तो दीदी पढ़ाते हैं, फिर अपने से पढ़ते हैं। गांव वालों और बच्चों को रुद्र का ये अनोखा तरीका खूब भा रहा है।
रुद्र की इस लगन और कोशिश से कोरोना के कठिन हालातों में भी कई बच्चों को आसानी से शिक्षा मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रुद्र राणा के इस जज्बे को हमारा भी सलाम। घुप अंधेरी रात में राह चलते अगर आपका सामना शेर से हो जाए तो आप क्या करेंगे? शायद आपने सपने में भी इसका जवाब नहीं सोचा होगा, लेकिन चलिए हम आपको दिखाते हैं कि गुजरात के गीर का एक ऐसा ही वीडियो जिसमें गीर वन के एक वन कर्मचारी को ऐसे ही एक वाकयात का सामना करना पड़ा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस घटना का वीडियो सभी के साथ शेयर किया है, जो कि प्रकृति में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का बेजोड़ उदाहरण है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक अंधेरी रात में किसी वन कर्मी का रास्ते में अचानक से शेर से सामना हो जाता है। वन कर्मी भी बड़े मनुहार से गुजराती में शेर से कुछ कहता है, भाई जाने दो, सारा दिन काम किया है, अब घर जाने दो। जाहिर है प्रेम से एक पथिक रास्ता मांग रहा हो तो जंगल का राजा शेर भला इनकार कैसे कर सकता है? शेर ने हाल उभो था, हाल जावा दे रस्तो रोक में, हाल जाने दो भाई, हाल उभो था, हाल उभो था, हाल बस। वाह भाई वाह, सरस। और अपने ट्वीट में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री ने इस बात का जिक्र किया और वो लिखते हैं कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का जो एक बेहतरीन उदाहरण है ये वीडियो। दरअसल गीर के जंगलों में मालधारी समुदाय के लोगों और जंगली जीवों के बीच ऐसा रिश्ता कई सदियों से चला आ रहा है, जिसे ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नाम दिया जा रहा है। इसलिए भी ये सारी बातें अब देखिए। और इस वक्त स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक बहुत ही खास कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। आइए उस सीधे चलते हैं। Into a farmer's account, which is the first such initiative ever under the government of India. My grateful thanks to the entire team at the Cotton Corporation of India that has aided our farmers in transparent procurement. I must also here bring to the notice of the august audience that the mobile app Cot Ally, which has been developed by CCI, which provides latest weather condition reports, best farm practices, crop situation to our farmers, is yet again an enduring example of how technology is being leveraged by Government of India and institutions allied to it to enhance livelihood prospects of our farmers. As again has been enunciated by the Secretary, one of the largest MSP operations was undertaken by CCI in the previous season, and we are hopeful that we will better the prospects of Indian farmers in this year when the season begins for procurement, with over 430 centers operational across the country in support of Indian farmers in order to facilitate Indian businesses. Again, as you all join me today with a new resolve to give new definitions to new look cotton, my congratulations for the launch of Kasturi, for it signifies everything that is Indian about our cotton, its brightness, its purity and its potential to go to greater heights, as has been given in the opening remarks by Mr. T. Rajkumar. You are looking at prospects in emerging fields like PPE to see where we can leverage cotton use across the dimension of technical textiles. Additionally, given the clarion call for sustainability and Swachh Bharat by the Honorable Prime Minister, I am sure that the cotton community of India will find new ways of using cotton waste, thereby decreasing our dependencies on ensuring we find new ways of leveraging cotton waste, and at the same time enhancing new manufacturing opportunities for people in especially the MSME segment. Yet again, my heartiest congratulations to everybody who has joined us on this day of celebration of the World Cotton Day. But as the Secretary has said, and so have everybody who have participated, the true story of the true strength of the Indian cotton has just begun. My congratulations and best wishes to all those who are stakeholders in the cotton segment. On your shoulders rest the new definition of Atmanirbhar Bharat. Jai Hind.
That was Union Minister Smriti Irani addressing a press briefing on the occasion of World Cotton Day. She was talking about various initiatives to empower the cotton community and promote Atmanirbhar Bharat initiative as well. Welcome to Midday Prime. I'm Shubhendu Ghosh. In the next 1 hour, we bring you all the stories and updates from India and the world. Electioneering is heating up in Bihar with names of candidates, political strategies becoming clear. Meanwhile, Supreme Court has spoken on the Shaheen Bagh protest case, referring to the right to dissent and use of public spaces. More on that in the show up ahead. Also in Midday Prime today, Prime Minister Modi's 2 decades in leadership position, first as Gujarat Chief Minister, then as Prime Minister. We will talk about his legacy and milestones. First, the big news at this hour.